वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या है देखेंगे हमारे चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस है और वो वाले क्वेश्चंस बेस्ड है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अभी तक हमने क्या अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। पहले हमने मेटल की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, मींस उनको एयर के अंदर जलाया था। दूसरा हमने देखा था कि मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तीसरा मेटल्स कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। और फोर्थ हमने देखा था कैसे मेटल जो है वो क्या अदर मेटल के जो मेटल सॉल्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं उनके साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है। क्लियर। तो इसी के बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, Why is sodium kept immersed in kerosene oil? तो इसका आंसर डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी समझा दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर होता क्या है। लेकिन अभी तक आपने अगर इसको अच्छे से याद नहीं किया तो मैंने एक बार फिर से इसकी ट्रिक यहाँ पे लिख दी है। तो ये ट्रिक मुझे नहीं पता किसने बनाई है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मैंने कहीं से सीखी थी, तो मैंने आपको एज इट इज वो लिख दी है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेटल्स हैं, अब देखो आपने क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को पहले अच्छे से याद करना है। सारे क्वेश्चंस को या इस चैप्टर को ही करने से पहले आपने सबसे पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे मेटल्स के नेम है ना बच्चों, आपने इन मेटल्स के पूरे नेम और विद सिंबल इनको क्या करना है, याद करना है। मैं आपको बता रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि के का मीनिंग क्या होता है, पोटाशियम। और पोटाशियम एक मेटल है जिसका सिंबल है के। Na का मतलब क्या है, सोडियम। सोडियम एक मेटल है जिसका सिंबल है Na। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जितने भी मेटल्स मैंने यहाँ पे लिखी है इनके फुल नेम विद सिंबल आपको याद होना चाहिए। मींस आपको देख के पता चलना चाहिए। Zn है तो Zn कौन सी मेटल है, मींस ये जिंक है। अगर मैंने Pb लिखा है तो ये क्या है, लेड है। इस तरीके से सबसे पहले आपने लिख के देखने हैं। रफ नोटबुक पे आप प्रैक्टिस करो। देन आपने क्या करना है, इनको रिएक्टिविटी सीरीज को इसी सीरियल ऑर्डर के अंदर हमने क्या करना है, याद करना है। तो इसके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पहले आपने हिंदी के अंदर इस निमोनिक्स को क्या है अच्छे से लर्न कर लेना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो आप इसको क्या है 2-3 बार क्या है रफ नोटबुक के अंदर लिख के देखो। देन आपने क्या करना है, अगेन प्रैक्टिस करनी है कि काशी मीन्स क्या है, के। नाथ का मतलब क्या है, Na। का का मतलब क्या है, Ca। इस तरीके से आपने क्या उसको रिलेट करना है। तो क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने इसको क्या याद करना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगेन आपको पता ही है कि ऊपर जो मेटल पड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या नीचे आते जाएंगे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल के अंदर जो हमारी सोडियम मेटल है उसको क्या है इमर्स करके क्यों रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल। तो इसके अंदर हम लोग क्या सोडियम को क्यों रखते हैं, उसको हवा में ऐसे बाहर क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखो हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पहली जो 2 मेटल्स हैं दैट इज पोटाशियम और सोडियम। तो ये दोनों मेटल्स जो होते हैं ना बच्चों, आप देख रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल टॉप पे पड़ी है, पहले और दूसरे नंबर पे। तो ये जो मेटल्स होते हैं क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। इसीलिए क्या होता है, जब ये क्या करती है, जैसे ही ये क्या है एयर के अंदर मीन्स ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगी या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी, साथ के साथ ये क्या कर देती है, रिएक्शन दे देती हैं और वहां पे प्रोड्यूस होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और साथ में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उसको क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हमने इसके आंसर के अंदर यही हमारा आंसर है कि जो सोडियम है इसको क्या है हमने इसीलिए कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या है रखना है इमर्स करके, सो दैट इसका जो कॉन्टैक्ट है वो क्या है एयर के साथ मींस ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ क्या है ब्रेक हो जाए। ये क्या है वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में आए ही ना, और अगर आएगी नहीं तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है सोडियम लिखा है, आपको एग्जाम में यहाँ पे पोटाशियम भी आ सकता है। तो सोडियम और पोटाशियम दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आंसर सेम ही रहेगा। आपने सिर्फ सोडियम की जगह रिप्लेस कर देना है पोटाशियम को। ठीक है। तो आंसर में क्या लिखा है, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्योंकि देखो आप पहले नंबर पे ये सेकंड नंबर पे है, इसकी जगह पोटाशियम भी आ सकता है। तो इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। इफ इट इज केप्ट ओपन, अगर इसको हम लोग क्या है ओपनली रखेंगे, इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मींस क्या है ये एयर के साथ एंड वाटर के साथ। तो एयर और वाटर के साथ ये क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी एंड मे कैच फायर। तो ये मैंने बताया कि क्यों इसको आग लग जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसको क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसीलिए हमारे जो सोडियम और पोटाशियम है वो तो क्या जल जाएंगे ना। अगर हमने क्या इनको प्रोटेक्ट करके रखना, हम चाहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तभी हम इनको यूज करें, अदरवाइज ये एज इट इज पड़े रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जो हमारा कैरोसिन ऑयल है उसके अंदर क्या रखेंगे, इमर्स करके रख देंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। राइट इक्वेशंस
फॉर द रिएक्शंस ऑफ। तो हमने क्या करनी है, जो ये रिएक्शंस है इनके लिए हमने क्या करना है, इक्वेशंस लिखने। तो रिएक्शन पहली हमसे कौन सी पूछी है, आयरन विद स्टीम, और दूसरे में हमारे पास है कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर। तो देखो यहाँ पे तो वाटर क्लियरली लिखा है, यहाँ पे स्टीम है, तो स्टीम भी क्या होती है, वाटर की ही एक स्टेट है ना। जब वाटर क्या है गैसियस स्टेट में आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम, दैट मीन्स है ये वाटर ही। यहाँ पे क्या है, आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम, ये हमारे क्या है, मेटल। तो दैट मीन्स हमने क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी मेटल्स की, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो हमने क्या करना होता है, हमसे नो डाउट यहाँ पे 3 ही पूछी है, तो पेपर में इनके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो हमने तो सारी मेटल्स के लिए प्रिपेयर रहना है कि सारी की सारी मेटल्स क्या है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और वहां पे क्या बनेगा। तो ये अच्छे से हमने यहाँ पे समझना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमारी जो मेटल्स है बच्चों वो क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो वो बनाएंगी या तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर बनेगा मेटल ऑक्साइड। दोनों में से वहां पे क्या एक चीज बनेगी और साथ में हमेशा ही वहां पे हमारी हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होती है, लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये परमानेंट है। इन दोनों में से एक चीज बनेगी। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा क्या बनेगा, उसको समझ लेते हैं। देखो हमने क्या करना है, जो हमारी मेटल्स है, मेटल्स क्या है, पोटाशियम से लेके हमने जाना है नीचे तक। तो जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इनकी रिएक्टिविटी क्या होती रहती है, मेटल्स की कम होती रहती है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी मेटल्स है, अलग अलग मेटल्स को क्या वाटर के साथ क्या ट्राई करके देखेंगे रिएक्शंस उनके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कोल्ड वाटर। तो हम लोग क्या मेटल स्टार्टिंग से मेटल ले लेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गई है। अगर रिएक्ट कर गई तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करेगी तो फिर उसी मेटल की हम लोग क्या रिएक्शन करवा के देखेंगे हॉट वाटर के साथ। कंडीशंस को चेंज करते रहेंगे। पहले हमने कोल्ड वाटर लिया, अगर रिएक्ट कर गई तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेटल में मूव करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रही है, नहीं कर रही तो हम कंडीशन चेंज कर देंगे, क्या लेंगे हम लोग, हॉट वाटर। अगर हॉट के साथ भी नहीं रिएक्ट तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे क्या वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाती है। स्टीम मींस जब वाटर हमारा गैसियस स्टेट के अंदर है। अगर तब भी नहीं रिएक्ट करी तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि वो मेटल क्या है, पानी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब हमने ये याद रखना है कि कौन सी मेटल वाटर की कौन सी कंडीशन के साथ रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले देखो मैंने इन दोनों में बताया कि क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड तब बनता है जब हमारा वाटर कौन सी स्टेट के अंदर होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। जब हमारा वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, तब बनेगा हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब हमारा वाटर क्या होगा, गैसियस स्टेट के अंदर होगा, तब हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्लियर है। और साथ में क्या बनेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, वो कौन सी स्टेट है, हमारी लिक्विड स्टेट है। दैट मीन्स जब कोई भी मेटल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, हमेशा वहां पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। और अगर हमारी क्या है जो मेटल है वो क्या है, इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वहां पे हमारी क्या बनेगी, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो पहली 3 मेटल्स होती हैं, सोडियम, पोटाशियम और हमारी कैल्शियम, ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसीलिए ये क्या करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और अपनी रिएक्शंस को क्या है, दे देंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आपने क्या याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन है, नहीं याद रहता कौन सी मेटल कोल्ड के साथ कर रही थी, कौन सी हॉट के साथ कर रही है, कौन सी स्टीम के साथ कर रही है। तो इसके लिए क्या है, मैं बहुत अच्छा जुगाड़ मैंने यहाँ पे बनाया है। हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग से चलना है। ये तो क्या रिएक्टिव है ही है। उसके बाद क्या है, हमने जब लिखते हैं कोल्ड तो CO से आप रिलेट कर सकते हो CA, तो CA से हम लोग क्या बना सकते हैं, कोल्ड बना सकते हैं ना। तो दैट मीन्स क्या, नीचे जैसे जैसे चलते जाएंगे CA से क्या बनेगा, CO कोल्ड बन सकता है। तो दैट मीन्स CA तक हमारी जो मेटल्स है वो क्या रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी। उसके बाद चलते हैं Mg। अब Mg है, Mg का मतलब क्या है, आप मान के चलो M को हिंदी में लिखेंगे म से और G को लिखेंगे ग से, तो क्या बना, मग। समझ रहे हो, क्या बना, मग। और मग का मतलब क्या होता है, आपने देखा ना, मग पानी डालने के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्या ये सोच के चलो कि कोल्ड वाटर था, उसको तो हम लोग क्या टच भी कर सकते थे। अब हॉट वाटर आ गया तो उसको हम लोग क्या मग से ही कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि पानी क्या है, गर्म है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, Mg से मग, और Mg का मतलब क्या है, हॉट वाटर। तो मग के लिए हम लोग, हॉट वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मग को यूज करेंगे डालने के लिए पानी। तो इसी से आप कोरिलेट कर लो कि Mg जो है वो किसके साथ रिएक्शन देती है, हमारी हॉट वाटर। Mg मीन्स मग, और मग वाली के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा वाटर है हमारा, हॉट। ठीक है।
तीसरा हमारा क्या, उसके बाद जो आगे हमारी बाकी की रिएक्शंस है, देखो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक सेपरेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है हमारा रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स को एक तरीके से सेपरेट करने वाला पॉइंट है। तो इससे ऊपर जो मेटल्स है उनको क्या जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करवा के किसी तरीके से हम लोग रिएक्शंस करवा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे है उनको क्या बहुत ही कम चांसेस है कि वो रिएक्शन दे दे, ठीक है। इसीलिए क्या हाइड्रोजन से ऊपर जो बच गई हमारी अभी 4 है, ये फिर किसके साथ रिएक्ट करेंगी, स्टीम के साथ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पहली 3 इसके साथ करेंगी कोल्ड के साथ, दूसरी हॉट के साथ और ये बाकी की स्टीम के साथ। अब आ जाता है इस पॉइंट पे। तो मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन आपको इसीलिए दिया क्योंकि बच्चों यहाँ पे जरूरी नहीं है आयरन आएगा, आयरन के अलावा आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो पहली बात तो ये कि आयरन का आपको सिंबल पता होना चाहिए। मैंने इसलिए आपको बोला कि सारी मेटल्स के आप फुल नेम याद कर लो। तो आयरन का हमारा जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe। तो हमने लिखा है आयरन विद वाटर, विद का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का निशान डाल देंगे। स्टीम तो स्टीम को लिखते तो हम लोग H2O से ही है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसकी स्टेट डाल देंगे। अब स्टीम लिखा तो यहाँ पे गैस तो बनाने से रहे ना, लिखना तो हमें वाटर ही पड़ेगा। स्टीम किसकी बनती है, वाटर की। साथ में बस आपने क्या करना है, इसको स्टेट को मेंशन कर देना। तो यहाँ पे आ गया H2O, ब्रैकेट में आ गया गैस। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ये हमने अभी अभी देखा था। ये हमारी है मेटल, ये है हमारी स्टीम। जब मेटल क्या है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, अगर वो गैस स्टेट के अंदर है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। मेटल हमारी कौन सी है इसके अंदर, Fe और यहाँ पे आ जाएगा O। तो यहाँ पे बनता है Fe3O4। ये हमारा क्या है, इसकी रिएक्शन है पहले की। दूसरी हमारे पास क्या, देखो लिखना तो बहुत इजी है लेकिन इसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरा हमसे पूछा है कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर। तो आप देखो कैल्शियम और पोटाशियम जब रिएक्टिविटी सीरीज लिखोगे, पहली 2 है तो Ca तक क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये तो पहली 2 ही हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, तीसरी और चौथी, सेकंड और थर्ड है हमारी। कैल्शियम Ca, पोटाशियम हमारा K। तो पहली और तीसरी तो हमें पता है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो लिख देते हैं जी। पहले क्या कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca प्लस हमारा Ca क्या होती है, कैल्शियम तक हमारी जो मेटल्स है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर। तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। अगर पानी हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर है तो वहां पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल कौन सी है, Ca। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। और साथ में हमने देखा था हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना। अगेन वही OH के ऊपर क्या होता है, -1 होता है, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है। इनको क्रॉस करके पैरों में यहाँ पे लगा देंगे 1 को, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ यहाँ पे बन जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। साथ और क्या दिया हुआ था, पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, K प्लस हमारा क्या आ गया H2O। यहाँ पे क्या है, लिक्विड। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन वही कैल्शियम पहले नंबर पे है, पहले वाले नंबर वाली मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर क्या लिक्विड स्टेट के अंदर है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल कौन सी है हमारी, पोटाशियम। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH और H2 तो हमारी निकलेगी। अब इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। K के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव, OH के ऊपर 1 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे तो 1 1 लग जाएगा। 1 1 को लिखो चाहे ना लिखो, दैट मीन्स इसका बन गया KOH प्लस H2। क्लियर हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको कितने सारे बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है, तो इस ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD आर वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस 1 by 1 एंड द रिजल्ट ऑब्टेन आर। तो हमारे पास क्या किया हुआ है, उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 मेटल्स है, कौन कौन सी, ABCD, नेमिंग नहीं दी, सीधा बोल दिया A, B, C और D। हमारे पास 4 क्या है मेटल्स हैं। हमने क्या करा, उनके इन सॉल्यूशंस के साथ आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, हमने क्या करा, इनके साथ इनकी रिएक्शंस करवा दी। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट है वो उन्होंने लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे नो रिएक्शन है, मीन्स जब हमारी जो A रिएक्शन है वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलती। इसके साथ A जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ करा डिस्प्लेसमेंट में। इस तरीके से हमारे पास क्या टेबल दे दिया। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा हमसे वो क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो देखो हमसे पूछा है कि इन चारों में से A, B, C और D सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे जो सॉल्यूशंस है जैसे आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है मेटल के सॉल्यूशंस है। हमने क्या करना है, इन मेटल सॉल्यूशंस के अंदर जो मेटल्स पड़ी है ना, पहले उनको हम लोग क्या अरेंज कर लेते हैं, किसके अंदर, उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अंदर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, आयरन सल्फेट के अंदर मेटल कौन है, आयरन। कॉपर सल्फेट के अंदर मेटल कौन है, कॉपर। जिंक सल्फेट के अंदर मेटल कौन है, जिंक। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर है हमारी सिल्वर Ag। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आप खुद देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे जो वराइटीज है वो लिख देती हूँ। आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है जी।
उसके बाद है कॉपर Cu, उसके बाद है हमारा जिंक Zn और लास्ट है हमारा Ag। तो इन 4 मेटल्स के मेटल सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। हमने सबसे पहले देखना इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वही होगा जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पड़ा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ से चलते हुए तो देख रहे हैं यहाँ पे जिंक, तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है हमारा जिंक है। तो इसको इंक्रीजिंग इसके अंदर लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना आयरन, कॉपर और सिल्वर। तो जिंक के जस्ट नीचे हमारा कौन सा है, आयरन। आयरन के बाद आता है हमारा कॉपर और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, सिल्वर। दैट मीन्स ये जो हमारे 4 मेटल सॉल्यूशंस दिए उसके अंदर जो मेटल्स है उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज़्यादा जिंक है, देन आयरन है, देन कॉपर है, देन हमारा क्या है, सिल्वर है। अब आप खुद सोचो कि अगर हमारे पास क्या उन्होंने पूछा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल होगी, जो हमारी जिंक के मेटल सोल्यूशन के साथ रिएक्शन दे रही है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो जिंक है उसके साथ रिएक्शन किसी की लिखी हुई है, तो हम लोग देख रहे हैं जिंक सल्फेट के साथ क्या नो रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन करवाई नहीं है और कोई भी जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो हम सेकंड पे मूव कर जाएंगे। जिंक के बाद उससे कम रिएक्टिव कौन सा हमारा, आयरन, और आयरन का कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ यहाँ पे, आयरन सल्फेट। अब हमने देखना है कि कौन सी मेटल है ए बी सी और डी में से जो हमारा आयरन के सोल्यूशन के साथ, दैट मीन्स आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन दे रहा है, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी हमारी। तो आयरन के साथ आप देख रहे हो ए क्या नो रिएक्शन, बी दे रहा डिस्प्लेसमेंट, सी भी नहीं दे रहा, डी भी नहीं दे रहा, दैट मीन्स ये जो हमारी बी मेटल है वो क्या है हमारी बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर आएगा मेटल बी। अगेन बता देती हूँ क्यों आया मेटल बी, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे रिएक्टिव था हमारा जिंक है, तो यहाँ पे किसी की रिएक्शन थी नहीं। दूसरे पे चले गए, जिंक के बाद कौन था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन। तो आयरन के साथ सिर्फ एक ही मेटल है बी जो रिएक्शन दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, बाकी की नो रिएक्शंस है। दैट मीन्स बी जो रिएक्शन है वो क्या आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है उसके सोल्यूशन से, तो डेफिनेटली वो कॉपर और सिल्वर के को भी कर ही देगी, ठीक है। इसीलिए क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारी कौन सी आएगी, बी। तो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या आगे इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमें पूछा है कि अगर जो हमारा जो सॉल्यूशन है बी, जो मेटल है हमारी बी, अगर उसको हम लोग क्या करें, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ऐड कर दें, तो वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, मीन्स वहां पे रिएक्शन होगी, अगर होगी तो कौन सी होगी, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उन्होंने पूछा था सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन हमने करवानी है बी मेटल के साथ। तो अभी अभी हम लोग देख के आए हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारी कौन सी है, बी है ना। तो बी क्या कर रही है, बी जो है वो क्या जिंक के साथ तो रिएक्शन करवाई नहीं थी, बी की हमारे पास क्या यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ करवाई है। तो देखो अगर जो हमारी मेटल बी है वो क्या आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि वो मेटल क्या आयरन से ऊपर है, इनमें से कोई मेटल होगी वो बी वाली हमारी, ठीक है। तो अगर क्या है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो आयरन से लेस रिएक्टिव आगे कौन दिया हुआ हमारा, कॉपर। तो डेफिनेटली कॉपर को भी तो कर ही देगी ना उसके सोल्यूशन से, क्यों, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर कोई मेटल जो है वो आयरन को हटा सकते हो उसकी जगह से, तो वो डेफिनेटली कॉपर को भी उसके सॉल्यूशन से क्या है निकाल सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये जो बी है ये क्या है इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा BSO4 और साथ में हमारा जो कॉपर है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी। तो उन्होंने हमसे आंसर पूछा था कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इसलिए आप क्या इसका जो आंसर है सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने पहले लिख दिया। इफ बी वुड एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर हम लोग क्या कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर बी को ऐड करते हैं, देन बी वुड डिस्प्लेस कॉपर, बी क्या करेगा जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा एंड शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे क्या है इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा जो तीसरा पार्ट है, 3 क्वेश्चन हमसे थर्ड क्वेश्चन के अंदर पुट किए हुए हैं। तीसरा, अरेंज द मेटल्स A B C एंड D इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हमने क्या करना है, ये जो चारों मेटल्स है इनको क्या है इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या, डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस तरीके से लिखना है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल हमने क्वेश्चन ए के अंदर ही देखा था कि हमारी क्या है जो मेटल बी है वो क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो आपने क्या करना है, बी के बाद हमने डिसाइड करना है ए सी और डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो हम आ जाते हैं अगेन उसी चीज पे। देखो हमने क्या देखा था कि जो बी है वो क्या कर रहा था, आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा था। मीन्स जो आयरन है वो क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा सकता है। तो आयरन से जो कम रिएक्टिव मेटल है वो हमारी यहाँ पे कौन सी है, कॉपर। तो आप देखो कि कॉपर को कौन सी मेटल हटा सकती है, तो हम लोग क्या आ जाते हैं,
देखो कॉपर सल्फेट को देखो, यहाँ पे ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के साथ हम देखेंगे कौन सी मेटल इन चारों में से रिएक्शन दे रही है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ कॉपर सल्फेट के साथ जो मेटल ए है वो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही है, सी नहीं दे रही है और डी भी नहीं दे रही है। दैट मीन्स हमारी जो सेकंड नंबर पे रिएक्टिव मेटल आएगी वो कौन सी आएगी, ए। क्यों आएगी ए, क्योंकि आयरन के बाद हमारी जो लेस रिएक्टिव मेटल थी यहाँ पे कौन सी थी, कॉपर। और कॉपर क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस करने वाली हमारी मेटल कौन सी है, ए। इसीलिए क्या जो ए है वो क्या अगर कॉपर को कर रही है तो डेफिनेटली वो सिल्वर को भी कर ही देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन उससे रिएक्टिव पे फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बी हमने देख लिया, उसके बाद हमारा आया ए। अब कॉपर के बाद हमारी कौन सी बची है, सिल्वर। तो आप देखो सिल्वर का जो सॉल्यूशन है ये रहा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर के साथ इनमें से कौन सी मेटल रिएक्शन दे रही है, तो ए का तो करवाई नहीं, बी की भी नहीं करवाई। और जो हमारी सी है वो क्या है हमारी सिल्वर के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही है, डी नहीं दे पा रहा। दैट मीन सी और डी में से तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी आएगी, सी। और अगेन लास्ट में हमारा आ जाएगा डी। तो ये हमारा क्या है, इनका डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। आगे हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। और आगे केमिकल रिएक्शन लिखने को बोला कब, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट H2SO4। पहली बात तो ये कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों ही क्या है, नाम से क्लियर है एसिड ही आ रहा है, तो ये हमारे क्या एसिड्स हैं। तो हमने पहले तो ये बताना कि कौन सी गैस क्या लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है जब क्या किया जाता है, किसी भी रिएक्टिव मेटल को ऐड किया जाता है किसके अंदर, HCl के अंदर, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि कैसे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वहां पे क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए हमने क्या पहले आंसर लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड या प्रोड्यूस्ड व्हेन, सारा आप अगेन क्वेश्चन में से लिख दो, यहाँ पे प्रोड्यूस ही लिख सकते हो आप इसकी जगह पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। कोई भी मेटल जो रिएक्टिव है अगर उसके अंदर हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। उसके बाद उन्होंने सेकंड इसी के अंदर पूछा है, राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। अगेन वही चीज हमने क्या करना, आयरन की रिएक्शन करवाना है तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। विद करवाना है, विद का मतलब क्या, प्लस का निशान यहाँ पे आएगा। और साथ में हमारा क्या है, डाइल्यूट H2SO4। तो हमने ये बतानी है बच्चों रिएक्शन की यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी मेटल, आपने सबसे पहले यही चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केमिकल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे चल रही है। ये है हमारी मेटल और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। अब याद आया कुछ हमने ये चीज करी थी कि जब हमारी क्या होती है, जो कोई भी मेटल है वो क्या है अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है दोनों मेटल्स के बीच में। तो सबसे जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन दिया होता है उसके अंदर पहले नंबर पे हमारी पड़ी होती है मेटल। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे आयरन और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। अगर तो जो हमारी आयरन है वो क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मींस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, जो आयरन है वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें आयरन और हाइड्रोजन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आयरन है, ये क्या हाइड्रोजन है। तो आयरन क्या ऊपर, हाइड्रोजन नीचे है। दैट मीन्स आयरन क्या ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो ये क्या कर सकता है, इसको बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो आयरन है बच्चों ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। और इस तरीके से क्या, जहां पे H2 था वहां पे आ गया Fe और SO4 एज इट इज रहेगा। और ये जो H2 गैस है वो हमारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो चाहे हम लोग क्या कोई भी एसिड ले, HCl ले ले, चाहे H2SO4 ले ले, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होती ही होती है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? तो हमने ये बताना है कि क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, जिंक को ऐड करें किस सॉल्यूशन के अंदर, आयरन सल्फेट के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन भी लिख के देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन ही लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली रिएक्शन में होगा क्या, फिर उसको हम लोग क्या वर्डिंग के अंदर लिख देंगे, तो आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किसको कर रहे हैं, जिंक को कर रहे हैं। तो जिंक का सिंबल क्या होता है जी, Zn, ठीक है, जिंक। प्लस क्या करें, इसको किसमें ऐड करें, टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट को लिखने का फॉर्मूला क्या, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe और सल्फेट का होता है SO4। इस तरीके से आप इसका क्या फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये हमारा क्या है, जिंक, और ये हमारा क्या आ गया, आयरन सल्फेट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या दोनों के फॉर्मूलाज लिख लिए। अब हम लोग क्या
एरो लगा के देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगेन वही है, ये है हमारा सॉल्यूशन है मेटल सॉल्ट का और ये हमारी क्या है अकेली मेटल है। तो मैंने बताया था जब भी मेटल की रिएक्शन देखनी हो किसी सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट के अंदर तो हम लोग क्या है इसमें जो पहले नंबर पे होते हैं वो हमारी मेटल पड़ी होती है। दोनों मेटल्स का आपस में देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या दूसरे को डिस्प्लेस कर सकती है। तो जो अकेली मेटल है उसको हमने चेक करना है कि जो मेटल सॉल्ट के अंदर जो मेटल पड़ी है क्या ये जो जिंक है ये क्या कर सकता है, जो आयरन है इसको क्या अपनी जगह से हटा सकता है, इसको बाहर निकाल सकता है। ये तभी होगा अगर हमारी जो जिंक है वो क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसके लिए हम लोग अगेन जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के पास। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या जिंक है, यहाँ पे क्या आयरन है। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं जो आयरन है वो क्या है, सॉरी जो जिंक है वो क्या आयरन से ऊपर पड़ा है। दैट मीन्स जो हमारा जिंक है वो आयरन से क्या ज्यादा रिएक्टिव है। तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये जो हमारा जिंक है वो आयरन को क्या हटा सकता है। तो इसीलिए जिंक आयरन को हटाएगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो जहां पे Fe दिख रहा है वहां पे लिख दो Zn और SO4 एज इट इज आ जाएगा और ये जो हमारी मेटल है ये हमारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रिएक्शन होते हैं। अब उन्होंने पूछा था राइट द केमिकल रिएक्शन, हमने रिएक्शन पहले लिख दी, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आंसर लिख देते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व के अंदर क्या, जिन बच्चों को ज्यादा नहीं याद रहता है तो सिंपल सी वर्डिंग में मैं लिख रही हूँ, वो 2 लाइनें सबने लिख देनी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इतना हमें पता चला था ना कि जो हमारी जिंक है वो क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने यही चीज दिखा, जो देखो जो हमने क्या ऊपर रिएक्शन में देखा ना वही हमने लिखना, कुछ नया नहीं लिखना। हमने देखा पहले जिंक और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक का, तो हमने लिख दिया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। इसलिए क्या होता है, जिंक क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है किसको, आयरन को, Fe को, फ्रॉम FeSO4 सॉल्यूशन मींस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आपको यहाँ पे आयरन नहीं याद रहा आप Fe लिख दो। आप देख रहे हो Zn Fe को निकाला तो यहाँ पे Fe ही डाल दो, ठीक है। तो इतना तो क्या है, जिन बच्चों को ज्यादा याद नहीं रहता इतना लिख दो। एंड हैंस, इसी के साथ एक लाइन और थोड़ी सी ऐड कर देंगे, एंड हैंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, हम लोग लिख देते हैं एंड हैंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इतना क्लियर पता चला। और अगर क्या है, जिन बच्चों को ज्यादा लिखना है वो ये लाइन भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा फेरस सल्फेट होता है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन। कौन सा कलर होता है, लाइट ग्रीन। और ये जो हमारा बना जिंक सल्फेट ये होता है हमारा कलरलेस होता है ये। तो अगर आप एक लाइन और ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हमारा क्या होता है, ये जो हमारा है आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, लाइट ग्रीन कलर जो है, लाइट ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 डिसअपियर। मतलब डिसअपियर का मतलब या फिर लिख सकते हो कि कलरलेस हो गया। तो हमें पता है कि रिएक्शन के बाद क्या है, जो हमारा FeSO4 का जो लाइट कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा बन गया ZnSO4 जो कि क्या होता है हमारा कलरलेस। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।